friends, welcome to another session. दोस्तों, सारी दुनिया माइंड कंट्रोल को लेकर के परेशान है। कैसे दिमाग को कैसे नियंत्रित करें, मन को कैसे नियंत्रित करें, ये स्वाभाविक भी है। आप किसी भी फील्ड में हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप व्यापारी हैं, हाउसवाइफ हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप सबको मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता पड़ती है। आपका परफॉर्मेंस आपके मन के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपका माइंड फोकस्ड है, अगर आप कंसंट्रेट कर पा रहे हैं अपने काम में, जाहिर सी बात है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। सभी लोग इस चीज़ से परेशान हैं, पूरी दुनिया मन को लेकर के परेशान है। मन को आखिर कैसे नियंत्रण में रखें, कैसे कंट्रोल करें। मन बहुत चंचल है। मन की तुलना एक्सपर्ट्स जो है वो करते हैं, मन की तुलना ड्रंकन मंकी से मन की तुलना साइकोलॉजिस्ट करते हैं। ड्रंकन मंकी का मतलब दारू पिया हुआ बंदर, शराब। बंदर को अगर शराब पिला दिया जाए, कल्पना करिए कितना उधम मचाएगा वो। मन उसी प्रकार से चंचल है। अभी यहाँ है, क्षण भर में मन कहीं और पहुंच जाता है। आप कैसे नियंत्रित करें, सवाल यह है कि मन का नियंत्रण में कैसे लाएं। दोस्तों, गीता में बहुत अच्छी तुलना, मन की तुलना बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे ढंग से मन को समझाया गया है। एक रथ है जिसको घोड़े खींच रहे हैं और सारथी उसको चला रहा है, मालिक पीछे बैठा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, सारथी मालिक नहीं है, सारथी रथ को चला रहा है, मालिक पीछे बैठा है। उसी प्रकार से आपका मन, आपके मन की तुलना उस सारथी से की जा सकती है। आपका मन सारथी है और ये शरीर जो है, ये शरीर ही रथ है। यानी इस शरीर रूपी रथ को आपका मन चला रहा है, सारथी बनकर। ध्यान देने की आवश्यकता यह है, इससे यह समझा जा सकता है कि आप अलग हैं। सारथी मालिक नहीं है, मालिक आप हैं, आप उससे अलग हैं। घोड़े क्या हैं? घोड़े आपकी इंद्रियां हैं। These 5 senses, सेंस ऑर्गन्स, ये आपकी इंद्रियां हैं। अब यहाँ पर ये समझ लेना है कि आप कम से कम ये तो समझिए कि आप मन से अलग हैं। मन मतलब आप नहीं। इसीलिए गीता में कहा गया है कि हमें दृष्टा भाव, बी एन ऑब्जर्वर, साक्षी भाव रखिए। मन में जो भी विचार आते हैं उनको ऑब्जर्व करिए। आप मालिक आप हैं, मन आपका मालिक नहीं है। ध्यान देने की बात यही है। मगर होता है उल्टा है, मन आपको नियंत्रित करते रहता है। सबके साथ ये समस्या है, मन ही नियंत्रित कर रहा है, वो मालिक बना बैठा है। आप अपने मालिक तो बनो पहले। अब सवाल है कि जब हम खुद को अलग करके, जब हम स्वयं ऐसा अपना मालिकियत तो दिखाइए। आप जब स्वयं को अलग करके रखते हैं तब आप मालिक बनते हैं, तब आप देख पाते हैं। आप ये देख पाते हैं कि आपके विचार कैसे चल रहे हैं। उसके बाद जब आप अलग अपने को करेंगे तभी आप उसको, यू कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर योर माइंड। माइंड के साथ आप लगे हुए हैं, आप स्वयं को मन समझ रहे हैं, तो आप कंट्रोल कैसे कर पाएंगे। अब यहाँ पर बात यह है कि कैसे किया जाए। ये तो ठीक है दोस्तों, मैं इस जो ये माइंड कंट्रोल की बातें हैं, इसको मैं कई सीरीज़ में, कई वीडियोस में आपको बताऊंगा। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकल तरीके से माइंड को कंट्रोल करने के बाद उससे प्रैक्टिकल तरीके से उससे काम कैसे करें, मन को अपने मनमाफिक तरीके से एम्प्लॉय कैसे करें। खाली माइंड को कंट्रोल नहीं कर लेना, माइंड को यूज करना है।
तो हम आने वाले दिनों में उसकी बातें करेंगे। मन को नियंत्रित करने के लिए आप अब विचार आ रहे हैं, एक्सपर्ट्स ये मानते हैं, वैज्ञानिक ये मानते हैं, मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि दिन भर में 65 से 70 हजार विचार हमारे दिमाग में आते हैं। 65 से 70 हजार विचार हमारे दिमाग में क्रॉस करते हैं। इतना अथाह सागर विचारों का हमारा दिमाग है, विचार आते रहते हैं, विचारों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। अब हम अगर माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। नियंत्रण करने के प्रयास में अगर हम उस पर बल प्रयोग करेंगे, उनसे टकराएंगे, टकराने में क्या होगा, उसको बल मिलेगा। टकराने से विचारों की ऊर्जा और बढ़ जाती है। इसको बहुत अच्छे से समझ लेने की आवश्यकता है। जब आप टकराएंगे तो उस विचारों की ताकत और बढ़ जाएगी। आपको एक बढ़िया कहानी सुनाता हूँ। एक जमींदार था, उसका फार्म हाउस था, काफ़ी उसको घोड़ों का बहुत शौक था, काफ़ी घोड़े थे उसके पास और जानवर भी थे, घोड़ों का बहुत शौक था उसको। एक बार उसके फार्म हाउस में कहीं से एक जंगली घोड़ा आ गया, वाइल्ड हॉर्स। घोड़ा काफ़ी तगड़ा था, बड़ा था, काफ़ी ताकतवर लग रहा था देखने में। जमींदार को बताया गया, अपने नौकरों से उसने कहा कि इस घोड़े को पकड़ो, उसको काबू करो। नौकरों ने जैसे ही उस घोड़े को पकड़ने की कोशिश किया, उस पर सवारी करने का प्रयास किया, घोड़े ने उनको उठा करके पटक दिया। बहुत प्रयास किया, बहुत ही कोशिश किया, लेकिन सब बेकार गया। सारी कोशिशें बेकार गईं। कोई भी नौकर उस घोड़े को काबू नहीं कर सका। मालिक तक बात पहुंचाई गई। मालिक ने ये अगल बगल लोगों से ये कहा कि भाई इस घोड़े को जो सवारी कर लेगा, इसको जो काबू में कर लेगा, उसको मैं मुँह मांगा इनाम दूंगा। 3 घुड़सवार आए इस बात को सुन करके, और वो काफ़ी कुशल घुड़सवार थे, काफ़ी नाम था उनका। एक ने कहा कि मालिक ने कहा, जमींदार ने कहा कि भाई चलो तुम प्रयास करो। वो घोड़े के पास गया, घोड़ा इधर उधर लात मारने लगा, भागने लगा। वो घोड़े को जितना ही काबू में करने का प्रयास करता, घोड़ा उतना ही उग्र हो जा रहा था। घोड़े पर चढ़ने का प्रयास किया, गिर पड़ा, फिर से उठा, फिर से घोड़े को पे चढ़ने का प्रयास किया। घोड़ा उसको उतने ही वेग से, उसको घोड़ा भाग रहा था, इधर से उधर भाग रहा था और सवार को पटक दे रहा था। काफ़ी चोट आई, उसको घायल हो गया। दूसरा घुड़सवार भी आया, उसकी भी यही दशा हुई, वो भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। तीसरा घुड़सवार, उसने कहा कि मैं प्रयास करूँगा। वो घोड़े को लेकर के धीरे धीरे उसके पास गया और घोड़े को सहलाना शुरू किया। घोड़े को धीरे धीरे घोड़े को सहलाया, पहले उसको चारा खिलाया, पानी पिलाया, पुचकारा, और लेकर के उसकी जो रस्सी थी उसको लेकर के वो धीरे धीरे उसको लेकर के चलने लगा। चलते चलते काफ़ी दूर निकल गया, पैदल लेके चला, काफ़ी दूर निकल गया, आँखों से ओझल हो गया। लोगों ने समझा कि अभी ये लौट के नहीं आएगा, ये कोशिश किया होगा, घोड़े ने उसको भी पटक दिया होगा, वो घायल हो गया होगा। 3-4 घंटे के बाद शाम हो गई और देखते हैं लोग कि वो घुड़सवार घोड़े पे सवारी कर रहा, बड़े शान के साथ, बड़े ही आत्मविश्वास के साथ वो वापस लौट रहा था। घोड़े को काबू में कर लिया, आया जमींदार के पास, उसने कहा ये लीजिए आपका घोड़ा। सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। वे बोले कि भाई इतने बिगड़े घोड़े को तुमने कैसे, इतना उग्र घोड़ा है, इतना जंगली घोड़ा था, कैसे काबू किया? बोला मैंने कोई काबू ही नहीं किया। बोला ये जो चाह रहा था मैंने वैसा ही किया। इसको पहले मैंने पुचकारा, घास खिलाई, घुमाया, मैंने कोई इसके साथ जबरदस्ती ही नहीं किया, मैंने कोई विरोध नहीं किया।
धीरे धीरे ये हमारे काबू में आ गया। उसके बाद एक बार इसको घोड़े का विश्वास आपके ऊपर जम गया, घोड़ा आपके नियंत्रण में आ गया, अब आप घोड़े पर सवारी करिए। ठीक यही स्थिति मन की है दोस्तों। मन के साथ जबरदस्ती करने में जिन विचारों को आप दबाते हैं वो विचार दुगने वेग से हमारे पास फिर से वापस आते हैं। विचारों को दबा नहीं सकते आप, विचारों को मत दबाइए। पानी के वेग को जितना रोका जाता है, पानी को रोका जाता है बांध बनाने के लिए, बांध बन जाता है, पानी को रोक दिया गया, बांध में पानी रुका रहता है, मगर पानी में बहुत उस पानी में बहुत वेग, बहुत ताकत होती है, उस पानी में बहुत ही ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर आ जाती है। और अगर बांध टूट गया, अगर पानी को छोड़ा जाए तो वो कई गांव और मकान और सारी चीज़ों को, अपने रास्ते में आने वाले जितने भी पेड़ पौधे मकान हैं सबको नष्ट कर देता है। रोकना उपाय नहीं है, उसको ऑब्जर्व करिए, उसके प्रति दृष्टा भाव, साक्षी भाव रखना होगा, उसको देखिए, उसके साथ बहिए। धीरे धीरे विचार कम होने लगे, धीरे धीरे विचार खत्म हो जाएंगे। आपको एक बड़ी अच्छी बात, बड़े काम की बात बताता हूँ। हमें ये समझ लेना पड़ेगा कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। देखिए, अक्सर लोग कहते हैं, ये तो स्वाभाविक है कि मन हमारे शरीर को नियंत्रित करता है, ठीक है। जैसा विचार होता है वैसा ही हमारा बिहेवियर होता है, बिल्कुल सही बात है। जैसा विचार होता है वैसा बिहेवियर होता है, वैसा व्यवहार इंसान करता है। मगर माइंड बॉडी कनेक्शन ये टू वे है। रिवर्सिबल रिएक्शन केमिस्ट्री में एक होता है, इट इज टू वे। माइंड बॉडी, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि माइंड और बॉडी का क्या कनेक्शन है। मन में जैसे विचार आते हैं, हमारे शरीर में उसी प्रकार का व्यवहार, हमारे आसपास उसी प्रकार का व्यवहार हम करते हैं, तो ठीक है। इसी प्रकार से इसका उल्टा भी सत्य है। हम कॉन्शियसली अपने बॉडी से जैसा एक्ट करेंगे, हम अपने बॉडी से जैसा एक्ट करेंगे कॉन्शियसली अपने होश आवास में, वैसा ही विचार हमारा होता जाता है। सो इट इज टू वे, माइंड बॉडी। माइंड में जो चल रहा है उसका संबंध बॉडी से है, बॉडी से आप जो करते हैं उसका संबंध माइंड में उसका असर होता है, उसका असर आपके एटीट्यूड पे, उसका असर आपके विचारों पर पड़ता है। ये प्रूवन फैक्ट है, इट इज अ प्रूवन थ्योरी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये इसको आप दैनिक जीवन में छोटे छोटे उदाहरणों से समझ सकते हैं। किसी दिन अगर आप बड़े उदास हैं, आप उदास हैं किसी कारण से, इंसान कब उदास हो जाता है, कब खुश होता है, कुछ नहीं कर सकते। किसी दिन ऐसा होता है कि आप बड़े उदास हैं फॉर नो रीजन, यू डोंट नो व्हाई, बट यू फील ग्लूमी, आप दुखी हैं। अब क्या किया जाए? कोई खुशखबरी मिलेगी तब आप खुश होंगे, आप उसका इंतजार करेंगे? नहीं, आपको क्या करना है, आप उस वक्त जबरदस्ती स्माइल करने का प्रयास करिए, जबरदस्ती मुस्कुराइए। आपको मेरी बात बड़ी अटपटी लग रही होगी, आपको लग रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं, आप करके देखिए। आप जबरदस्ती मुस्कुराने का प्रयास करिए, गिव अ फेक स्माइल। आप देखिए थोड़ी देर में यू विल फील बेटर, आप अच्छा महसूस करेंगे। कहते हैं एटीट्यूड फॉलोज एक्शन। आप जैसा एक्ट करते हैं आपका एटीट्यूड वैसा ही होता है। कहते हैं फर्स्ट यू फेक इट देन यू विल मेक इट। आप भले ही वो आप जान रहे हैं कि आप वो मुस्कान, वो जो मुस्कुराहट है, वो स्माइल है, वो जबरदस्ती का, वो नकली है, ये आप जान रहे हैं। आपके माइंड का एक हिस्सा अवचेतन माने सबकॉन्शियस माइंड वो नहीं जानता।
अगले वीडियो में हम उसकी बात डिटेल में करेंगे। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द फेक एंड रियल, वो अंतर नहीं कर सकता, वो उसको सच समझेगा। तो इस प्रकार से इसी को कहते हैं माइंड बॉडी कनेक्शन। तो आप कॉन्शियसली वो कार्य करिए। अगर आप कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, स्वाभाविक रूप से अगर कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, तो पहले आपको कॉन्फिडेंट एक्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू एक्ट कॉन्फिडेंट, यू हैव टू वॉक इन अ कॉन्फिडेंट मैनर। आपको कॉन्फिडेंट होने का दिखावा करना पड़ेगा, आपको अपराइट चलना पड़ेगा। चलने आपकी चाल में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो उसके बाद धीरे धीरे अगर आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन उसको स्वीकार कर लेगा, और फिर आप वो उसको फिर वापस करेगा। फिर आप वास्तव में आप कॉन्फिडेंट होके चले जाएंगे। ऐसा इसका नेचर है, ऐसी माइंड की फितरत है। आप दुखी रहते हैं, देखिए आपको एक बढ़िया बात बताऊं, हैंडपम्प आप लोग जानते होंगे, सबने इसको देखा होगा, इस्तेमाल भी किया होगा। गर्मी के दिनों में क्या होता है, हैंडपम्प में पानी सूख जाता है, इट गोज डाउन, पानी नहीं आ रहा है, ड्राइज डाउन। ऐसे में क्या किया जाता है, हैंडपम्प में ऊपर से पानी डालना पड़ता है। आपने इसको अनुभव किया होगा, पानी ऊपर से डालते हैं आप, पानी ऊपर से डालते हैं तो थोड़ी देर बाद, उसके बाद चलाते हैं तो थोड़ी देर बाद पानी आ जाता है। हमारा माइंड ठीक उसी प्रकार से, जब हमारा माइंड खुशी नहीं दे पा रहा, तो हमें बाहर से खुशी देनी पड़ेगी। हमें ज़बरदस्ती स्माइल करना पड़ेगा, अपने लिए कोई गिफ्ट खरीदना पड़ेगा, अच्छी कहानी पढ़नी पड़ेगी, अच्छे थॉट्स, मोटिवेशनल वीडियोस देखना पड़ेगा। तो उसके बाद वही हैंडपम्प वाली बात है, उसके बाद क्या होगा कि हमारा माइंड उसको हमें फिर वापस करेगा। फर्स्ट यू फेक इट, देन यू मेक इट। एटीट्यूड फॉलोज एक्शन, रिमेंबर। एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, बहुत बढ़िया। अमिताभ बच्चन को जब स्टार ऑफ द मिलेनियम का अवार्ड मिला, अमिताभ बच्चन इज स्टार ऑफ द मिलेनियम, तो उसके बाद उनका इंटरव्यू लिया मीडिया ने। एक इंटरव्यू मैंने उनका देखा था, तो इंटरव्यूअर ने पूछा था कि आपने इतनी यादगार फिल्में किया है, इतने अच्छे हर तरह के रोल आपने किया है, आप जब कोई रोल करना होता है तो आप क्या उसकी तैयारी करते हैं, कैसे करते हैं? सपोज करिए आपको सीरियस रोल करना है, तो इसके पहले आप कोई कॉमेडी सीन कर रहे हैं, किसी दूसरे सेट पे थे, लोकेशन पे कोई दूसरी फिल्म की शूटिंग हो रही है, वहाँ से फिर आप आते हैं और आप सीरियस रोल में कैसे अपने आप को कैसे चेंज कर पाते हैं, कैसे आप एडजस्ट करते हैं? अमिताभ ने जो बात कहा वो कुछ हमारे इस बात से मिलता है। अमिताभ ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। अमिताभ ने कहा कि ऐसा नहीं है, बोले जिस दिन बोले कि हमें पूरी तैयारी करनी पड़ती है सीन में, जान डालने के लिए, स्वाभाविकता लाने के लिए उसकी पूरी तैयारी करनी पड़ती है। कैसी तैयारी? बोले कि जिस दिन हमको शूट करना, मान लीजिए सीरियस रोल करना है, बहुत सीरियस सीन है उसमें, तो कहते हैं कि हम सुबह जी उठते हैं, तो उसके बाद से, उठने के बाद से हम किसी से नहीं बात करते थे। नॉर्मल डेज में क्या होता है, उठते हैं तो किसी को सामने जो भी बड़ा घर में वाइफ है, बेटा है, जो भी बहू है, तो उसको एक स्माइल देना, इस तरह की चीज़ें। बोला उस दिन हम किसी को देखते नहीं, अगर कोई सामने से आ जाए तो हम उसको कुछ भी उसको रिएक्ट नहीं करते। उसने कुछ हमको हेलो बोला, स्माइल दिया, तो उसको हम कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। सुनने में बड़ी अजीब लग रही होगी बात, बोलते हैं कि ऐसा उसी तरीके से हम बिना किसी से बात किए अपना डेली रूटीन करते हैं, तैयार होते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी करना होता है करके हम फिर शॉट के लिए पहुंचते हैं लोकेशन पे, और वहाँ पर भी जाने पर जो हमको रिसीव करने आया, या जो हमारा जो अटेंडेंट है वो आता है, हमारा बैग लिया, किसी से हम कुछ भी बात नहीं करते।
अंदर गए, स्पॉट बॉय है, उसने भी नमस्ते किया, किसी को कोई जवाब नहीं। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, ऐसा करने से क्या होता है, एक प्रकार से वो क्या कर रहे हैं, वो सीरियसनेस अपने ऊपर ओढ़ रहे हैं, यू नो, बाहर से सीरियसनेस डाली जा रही है। तो बाय द टाइम शूट का जब शॉट का जब समय आता है तो सीरियसनेस पूरी माउंट हो गई है, इकट्ठी हो गई है, और अंदर से वो नेचुरली सीरियस हो गए, उनके चेहरे पे पूरा सीरियसनेस है, और तब जाके जब शॉट लिया जाएगा, दैट विल बी द रियल शॉट, दैट विल बी मोस्ट नेचुरल। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो पहले हमें देना पड़ेगा, तब हमको वो वापस मिलेगा। इस सच्चाई को समझ लेने की आवश्यकता है। माइंड हमारा ऐसे काम करता है। इसके साथ हम और भी बहुत चीज़ें कर सकते हैं। देखिए, माइंड, अब सवाल है कि जो थॉट्स को ऑब्जर्व करना है, तो ऐसा हम माइंड के कई लेवल्स होते हैं। माइंड की तुलना एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन से कर सकते हैं। माइंड में इलेक्ट्रिकल पल्सेस होते हैं ब्रेन में। तो नॉर्मली जब हम जगे होते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं, हम दिन भर जो भी काम करते हैं, तो हमारा माइंड बीटा लेवल पे होता है, हायर फ्रीक्वेंसी पे होता है, बीटा लेवल पे काम कर रहा होता है। मान के चलिए कि 14 से 21 साइकिल्स पर सेकेंड पे काम कर रहा होता है। ये बीटा लेवल है, ये फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है। इसके बाद आता है जो इससे कम फ्रीक्वेंसी का जो लेवल होता है, उसको अल्फा लेवल कहते हैं। अल्फा लेवल इज मेडिटेटिव लेवल। तो जो हमारा ये आधा स्लीप, हाफ स्लीप की जो अवस्था होती है ना, थोड़ी सी नींद आ रही है, आप शाम को घर पे आते हैं, थके रहते हैं, आप फ्रेश होकर के फिर आप थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए आप इजी चेयर पे या बेड पे लेट जाते हैं, तो थोड़ी देर में आपका माइंड रिलैक्स होता है, इट सेटल्स डाउन, और आप अल्फा लेवल पे, स्वाभाविक रूप से आप अल्फा लेवल पे पहुंच जाते हैं। 7 से 14 साइकिल्स पर सेकंड जो होती है वो अल्फा लेवल। सो बीटा इज अवेक, बीटा लेवल, उसके नीचे अल्फा लेवल होता है। मेडिटेशन के लिए ये आइडियल स्टेज होती है। अल्फा लेवल के नीचे फिर थीटा लेवल होता है, फिर डेल्टा लेवल। डेल्टा लेवल इज डीप स्लीप स्टेज, 0.5 to 4 साइकिल्स डीप स्लीप, इनके बीच में अल्फा लेवल। तो अल्फा लेवल पे जा करके, अब अल्फा लेवल पे जा करके कैसे उस मेडिटेटिव लेवल पे माइंड को और काम के लिए यूज़ करेंगे, कैसे उसको और उससे और चीज़ें हम निकालेंगे, इसकी बात हम आगे करेंगे। बट अल्फा लेवल पे जा करके हम माइंड हमारा काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। उस पर हम जा करके थॉट्स को सिर्फ ऑब्जर्व करें, केवल ऑब्जर्व करें। बिल्कुल जैसा मैंने पहले कहा, थॉट्स के साथ वायलेंटली नहीं एक्ट करना है, उसको सप्रेस नहीं करना है, उसके साथ रहना है। छोटा बच्चा होता है, क्रॉल करता है, मदर कुछ काम कर रही है, बच्चे को बिठा देती है, खिलौना दे देती है, थोड़ा उधर गई, बच्चा क्रॉल करता हुआ उधर चला जाता है, काफ़ी आगे निकल गया। मदर आती है, फिर से अरे कहीं आगे ना निकल जाए, कहीं उधर ना चला जाए, बाहर न निकल जाए, तो करके फिर से बच्चे को ला करके फिर से वो ला करके बीच में रख देती है, फिर काम करने लगती है, बच्चा फिर क्रॉल करके उधर जाता है। मदर वायलेंट नहीं होती, मदर गुस्सा भी नहीं करती, हर बार एवरी टाइम ही गोज अवे, ही क्रॉल्स अवे, वो उसको वापस लेकर के आती है, ला करके फिर से। ठीक वैसे ही आपको करना है। आपका माइंड के साथ, माइंड को जो भी थॉट्स आ रहे हैं आने दीजिए, उसको ऑब्जर्व करिए, केवल साक्षी भाव अपनाइए। थोड़ी देर में अभ्यास के साथ में, एक दिन में नहीं आएगा ये, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। धीरे धीरे करते फिर आप पाएंगे कि विचार धीरे धीरे कम होने लगेंगे, फिर आप अपने डिजायर्ड थॉट पर फोकस कर पाते हैं। और बाकी और भी तरीके हैं, आगे अगले वीडियो में हम उसकी बातें करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हमको ये समझ लेना है कि हमारा माइंड कैसे काम करता है, जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा।